नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेस में। और आज का जो टॉपिक है हमारा चंद्रवंश को लेकर के ही मैं जो पिछले की जो वीडियो है उनको मैं पूरा कर रहा हूँ। चंद्रवंश में अभी तक मैं आपको 2 वीडियो दे चुका हूँ और 6 वीडियो और दूंगा, उसमें आपका कंप्लीट चंद्रवंश कंप्लीट हो जाएगा। और आज तीसरी वीडियो है। पुरानी जो 2 वीडियो है उसमें लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि जो वीडियो की जो पिक्सल की क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं रह पा रही है। इसके लिए मैंने काम किया है कि मैं जो वीडियो की क्वालिटी है उसको और अच्छा करूं, और अच्छे से मैंने उसकी क्वालिटी को सुधारने का काम किया है। देखते उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं चंद्रवंश की वीडियो। और लास्ट में जो मेरा जो लास्ट का टॉपिक था वो गरुड़ ज्ञानचंद पे रुका था। और गरुड़ ज्ञानचंद में मैंने बताया था कि चंदों में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला जो शासक था गरुड़ ज्ञानचंद था। और इसी के समय जो इसका सेनापति था नीलू कठैत, जिसे उसने कुमैया खिल्लत की उपाधि से भी नवाजा था। और नीलू कठैत और साथ में दूसरा जो उसके ही दरबार में जो था जस्सा कमलेखी, इसकी कहानी के बारे में मैंने आपको बताया था। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि जस्सा कमलेखी और नीलू कठैत इन दोनों की जो कहानियाँ हैं ये किस के काल की हैं। तो ये आपको याद रखना है गरुड़ ज्ञानचंद के समय काल की है। और आज का जो टॉपिक है हमारा, इसके बाद गरुड़ ज्ञानचंद के बाद राजा हरिचंद, हरिचंद जिसे उर्फ हरिहर चंद के नाम से भी इसे जाना जाता था। और इसके बाद जो अगला शासक आ जाएगा राजा उद्यानचंद। उद्यानचंद 1420 से लेकर के 1421 तक इनका शासन रहता है। और इनके दादाजी जो थे गरुड़ ज्ञानचंद, जिन्होंने नीलू कठैत को मरवाया था। और नीलू कठैत जो कि राजभक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण नाम उत्तराखंड में चंद वंश के इतिहास में हो जाएगा, जिसने राजभक्त एक महत्वपूर्ण राजभक्त था। क्योंकि नीलू कठैत जब राजा और जस्सा कमलेखी के पीछे पड़ता है उनको मारने के लिए, तो एक गुफा में जब ये दोनों जाते हैं तो जस्सा कमलेखी को जो नीलू कठैत है वो मार देता है, लेकिन राजा को वो छोड़ देता है और उससे कहता है कि मेरे को राजभक्ति ने तेरी हत्या करने से रोका है। इस प्रकार से नीलू कठैत का नाम जो है राजभक्ति के लिए महत्वपूर्ण नाम ये हो जाएगा। और इसी नीलू कठैत की हत्या जो थी गरुड़ ज्ञानचंद ने करवाई थी। और जब गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठैत की हत्या कराई तो ये एक पाप माना जाएगा उद्यानचंद की नज़रों में। तो उद्यानचंद ने अपने दादा, जो कि इनके दादा ने जो गलतियां की थी, नीलू कठैत की हत्या करवाई थी, इनकी गलतियों का इन्होंने पश्चाताप किया था। और खास चंपावत में इन्होंने एक बालेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया। और साथ ही साथ पूरे प्रजा की 1 साल की मालगुजारी को माफ़ किया था। हालांकि एंटिकिंसन साहब कहते हैं कि जो बालेश्वर मंदिर का निर्माण है वो रुद्रचंद ने करवाया था। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बद्र पांडे जो है वो कहते हैं कि ये जो बालेश्वर मंदिर है ये उद्यानचंद ने बनाया। तो अब एग्जामिनर किस दृष्टिकोण से पूछता है ये आपको ध्यान रखना है कि एंटिकिंसन के अनुसार पूछेगा तो आपको रुद्रचंद ध्यान में रखना है। और यदि वो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार पूछेगा तो आपको उद्यानचंद ध्यान में रखना है कि उद्यानचंद ने बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी के समय एक ब्राह्मण थे गुजरात से आए हुए, जिनका नाम था श्रीचंद तिवाड़ी। और ये जो है गुजरात से उत्तराखंड में ये चंद्रवंश के दरबार में आए थे। इसके बाद अगले राजा हो जाएंगे राजा आत्मचंद, उसके बाद राजा हरिचंद, और राजा हरिचंद के बाद तीसरे राजा आ जाएंगे राजा विक्रमचंद। और राजा विक्रमचंद की अगर बात करेंगे तो राजा विक्रमचंद के 2 ताम्रपत्र मिले हैं। अजय सिंह रावत इन ताम्रपत्रों का टाइम जो बताते हैं, एक 1423 बताते हैं और एक 1434 बताते हैं। तो ये बालेश्वर मंदिर का जो ताम्रपत्र है, और ये चंपावत में एक ताम्रपत्र मिला था, ये ताम्रपत्र भी किसके समय का हो जाएगा, विक्रमचंद के समय का हो जाएगा। साथ ही साथ कुमाऊं के क्षेत्र में जो माल क्षेत्र था, इस पर दिल्ली में जो सुल्तान थे मुबारक शाह, इनका जो आक्रमण हुआ था ये भी। तो कुमाऊं के माल क्षेत्र पर सुल्तान मुबारक शाह का जो आक्रमण हुआ था ये विक्रमचंद के समय में हुआ था। साथ ही साथ कत्यूरी शासक जो है ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव के राज्य पर इन्होंने आक्रमण किया था। और जनता ने सोन करायत के नेतृत्व में जो है इन्होंने
एक विद्रोह किया था विक्रमचंद के खिलाफ। और विक्रमचंद जो कि राजकाज से विमुखी राजा ही रहे थे, मतलब कम ही इनका राजकाज पे ध्यान रहता था। और इसके बाद जो अगले राजा हो जाएंगे, अगले राजा इसके बाद आ जाएंगे राजा भारती चंद। और भारती चंद को जो अभिलेख हैं, अभिलेखों में इन्हें चरित्रशील नृपति के नाम से इन्हें कहा जाना जाता है। अभिलेखों में इन्हें चरित्रशील नृपति के नाम से इन्हें जाना जाता है। राजा भारती चंद 1437 से लेकर के 1450 के बीच में इनका कार्यकाल हो जाएगा। 1437 से 1450 के बीच। हालांकि एग्ज़ाम में इतना एग्जामिनर ये डेट वगैरह पूछेगा नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि सीरीज, राजाओं की जो सीरीज है वो आपको याद रखनी, वो आप पूछ सकते हैं। तो राजा भारती चंद जो था, अभी मैंने आपको बताया था कि सोनकरायत के नेतृत्व में जो एक विद्रोह विक्रमचंद के समय काल में हुआ था। इस विद्रोह का जो है, इस विद्रोह का जो फायदा उठाया था वो भारती चंद ने उठाया था। और भारती चंद ने अपने राजा, जो अपने चाचा थे, जो राजा थे, भारती चंद ने अपने चाचा जो कि विक्रमचंद थे, विक्रमचंद को राजगद्दी से उतार करके लोगों की सहायता से राजगद्दी पर बैठे। और चंद वंश में पहले पहले राजा हो जाएंगे जिन्होंने डोटी के शासक को कर देने से मना कर दिया था। क्योंकि अभी तक जो है चंद वंश के इससे पहले के जितने भी राजा हुए, सोमचंद से लेकर के और भारती चंद से पहले के जो विक्रमचंद के राजा हुए, सोमचंद से और विक्रमचंद तक, सोमचंद से विक्रमचंद तक, ये राजा हुए यहाँ से, और विक्रमचंद तक जो राजा हुए, इन राजाओं ने, ये डोटी के अंदर मांडलिक राजा हुआ करते थे। अर्थात डोटी के राजाओं को ये कर दिया करते थे, टैक्स दिया करते थे। अब भारत के इतिहास में जो सामंतवादी राजा होते हैं, वे ही उत्तराखंड के इतिहास में इन्हें मांडलिक राजा कहा जाता है। और ये मांडलिक राजा जो थे, ये विक्रमचंद तक हुए। अर्थात ये डोटी के राजा को टैक्स दिया करते थे। लेकिन भारती चंद पहले राजा हुए जिन्होंने डोटी के राजा को टैक्स देने से इनकार कर दिया। और इन्होंने डोटी के राजाओं से युद्ध भी किया। इन्होंने सामंत वाद की जो प्रथा चल रही थी कुमाऊं में, उस प्रथा से बाहर निकल करके स्वयं का शासन प्रारंभ करने का प्रथम प्रयास किया। अर्थात डोटी के राजा को टैक्स देने से इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कुमाऊं की सारी समस्त जातियों को एकत्रित करके एक सेना बनाई, जिसे कि कटक कहा जाता था। उस सेना को बनाया और सौर में स्थित एक जगह है बाली चौकड़, इस बाली चौकड़ में इन्होंने घेरा डाला। और घेरा डालने के बाद इन्होंने 12 वर्षों तक, लगभग 12 वर्षों तक इन्होंने पूरे डोटी वाले क्षेत्र में, वहीं पे पिथौरागढ़ के क्षेत्र में इन्होंने कब्जा कर दिया। और वहाँ पे अपना एक टेंट लगा के, जैसे कैंपिंग करते हैं तो वहाँ पे उन्होंने अपना टेंट लगा दिया, सब कुछ कर दिया। और अपनी जो युद्ध का केंद्र बना दिया इन्होंने वहाँ पे। और वहाँ से डोटी के लिए इन्होंने आक्रमण करते रहे। लगभग 12 वर्षों तक इन्होंने आक्रमण किया। और इसी समय लगाओ, जो बच्चा 20 साल में इसकी सेना में भर्ती हुआ होगा, 12 वर्षों में वो 32 साल का हो गया। जो 30 साल में भर्ती हुआ होगा तो 42 साल का हो गया। तो इसने क्या किया था कि उन्हें उन्हें खुली छूट दे रखी थी कि आप जाके किसी भी महिला के साथ अपना संबंध बना सकते हैं। तो इनसे एक संतान उत्पन्न हुई थी इन सैनिकों से, जिसे कटक जाति कहते हैं। तो ये कटक जाति जो है, ये कटक काली की प्रथा हम बोल सकते हैं, कि पूछ सकता है एग्जाम में कटक काली की प्रथा क्या होती है। तो ये कटक काली की प्रथा, इनकी जो इन महिलाओं के साथ जो ये संबंध, अवैध संबंध बनाए गए थे, उनसे इनकी जो ये पुत्रों की उत्पत्ति हुई, इन्हें कटक जाति के नाम से जाना जाता है। या कम असल या नायक जाति इन्हें भी कहा जाता था। तो ये जो है कटक, क्योंकि सेना होती है, इनसे उत्पन्न संतान कटक वली प्रथा बोल देंगे। और जो ये जाति हो जाएगी, ये नायक जाति हो जाएगी। इससे इनका, तो ये नायक जाति की जो उत्पत्ति है, ये भी भारती चंद के समय की हो जाएगी। और इनका एक पुत्र था जो कि रत्नचंद था। रत्नचंद की मदद से इन्होंने डोटी को भी विजय कर लिया और डोटी का अभियान भी किया। साथ साथ में सिरा, डोटी और सौर राज्य तो थे। सिरा,
डोटी और सौर राज्य। सिरा में आपका ये डीडीहाट वाला क्षेत्र हो जाएगा, डोटी वाला जो क्षेत्र है ये नेपाल वाला क्षेत्र हो जाएगा, और सौर वाला जो क्षेत्र है ये पिथौरागढ़ का क्षेत्र हो जाएगा। इस टाइम पे सिरा के शासक थे संसारमल, डोटी के शासक थे यक्षमल, और सौर के शासक थे विजय बम, जो कि पिथौरागढ़ में पड़ेगा। तो ये तीन शासकों को इन्होंने अपने अधीन कर दिया था, और सिरा में इन्होंने जो है डुंगरा बसेरा को इन्होंने अपना सामंत नियुक्त किया था। तो राजा भारती चंद जो है ये एक महत्वपूर्ण राजा हो जाएंगे एग्जाम की दृष्टि से भी। इसके बाद बात करते हैं, एक कुमाऊं में एक प्रसिद्ध वीरांगना थी जिसका नाम था भागा दौन्यान। तो ये भागा दौन्यान के साथ इन्होंने भारती चंद ने द्वंद्व युद्ध किया था, द्वंद्व युद्ध किया था, यानी कि भागा दौन्यान और भारती चंद का आपस में 1-on-1 सिंगल सिंगल एक फाइट हुई थी। तो ये ऐसे कोई इसका इतिहासकार इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता है, लेकिन जो हमारे पवाड़े हैं इन पवाड़ों में इसमें इस बारे में बात कही गई है। और इसी नायक जाति जो है, इस नायक जाति की मैंने बार बार बात करती, इस नायक जाति 1919 में इस नायक जाति सुधार अधिनियम का गठन भी नैनीताल में हुआ था, और ये कुमाऊं परिषद के द्वारा इस नायक सुधार समिति का गठन किया गया था। इसके बाद बात करते हैं, आगे चलते हैं, और अगला जो राजा हो जाएगा ये हो जाएंगे रत्नचंद। और रत्नचंद जो कि 1450 से लेकर के 1488 तक इनका शासन रहेगा। और रत्नचंद जो है ये कठेरों के साथ इन्होंने मैत्री संबंध बना करके इन्होंने अपने पिता की मदद की थी, और पिता ने जो है डोटी पर भी अपना जो कब्जा है ये जमाया था। ओपन यूनिवर्सिटी की किताब में, जो ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है उसमें नागमल्ल शासक दिया गया है। तो आप याद रख दीजिएगा कि किस प्रकार से पूछता है, नागमल्ल बोलता है या फिर वो आपका यक्षमल्ल बोलता है या जयमल्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो अलग अलग उत्तराखंड के इतिहास की यही दिक्कत है कि अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है, तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो एग्जामिनर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को नहीं पूछेगा, ये भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। आप बस ये याद रखिए कि इन्होंने डोटी पे डोटी से जो कर देते थे वो कर देना इन्होंने बंद किया था। आगे बात करते हैं, तो इसके बाद चंद का ये इसके रत्नचंद ने जो है चंद वंश का पहला भूमि बंदोबस्त किया था, और इसका जो भूमि बंदोबस्त अधिकारी था वो था जिंदा केतल। ये जिंदा किराल के नाम, किराल भी पेपर में आ सकता है, किराल या केतल, आप जो भी आपको ध्यान रखना है, या किराल इस तरीके से किराल भी आ सकता है, किराल जिंदा केतल, किराल केतल, ठीक है। तो जिंदा जिंदा याद रखिए, जिंदा किराल या जिंदा केतल। तो जिंदा किराल ने जो है इनके समय काल में भूमि बंदोबस्त किया था। तो चंद वंश में प्रथम शासक जिसने भूमि बंदोबस्त का प्रथम कार्य किया था नाम हो जाएगा रत्नचंद। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी भी पेपर में किसी न किसी पेपर में कभी ना कभी उत्तराखंड के एग्जाम को लेकर के पूछा जा सकता है। इसके बाद नागमल्ल जो है ये मेरे ख्याल से अगर मैं अपना वो लॉजिक लगाऊं तो ये जयमल्ल जो यक्षमल्ल है इसके बाद जो राजा बनेगा वो नागमल्ल रहा, ठीक है। तो नागमल्ल जो है इनके सामंत को मार करके पुनः डोटी के राज्य पे बैठ गया था। जो जब इनके पिता ने भारती चंद ने सामंत नियुक्त किया था, ठीक है, डुंगा बसेड़ा, इसको जब सामंत नियुक्त किया था तो इसे डुंगरा बसेड़ा की हत्या कर दी थी नागमल्ल ने, ठीक है। और नागमल्ल ने जब हत्या की थी तो उसके एवज में जो है ये रत्नचंद ने जो है वापस नागमल्ल की हत्या कर दी और वापस पुनः जो है डोटी पर जो है अपने सामंत को बैठा दिया था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जुमला, बैजांग, थल आदि के जो राजा थे, थल ये आपका पिथौरागढ़ में ये पड़ता है इधर साइड, तो ये जुमला, बैजांग और थल इन राजाओं को भी, राजा भी क्या थे, छोटे छोटे मांडलिक राजा हुआ करते, छोटे छोटे क्षेत्रों के ये राजा थे। इन राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया था, यानी कि पिता ने डोटी, सोर और सिरा ये अपने अधीन किया था और उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया। इन्होंने जुमला, बैजाग और थल के राजाओं को भी इन्होंने अपने अधीन कर दिया और जो है इनको कर देने पे मजबूर कर दिया। ये एक घोड़ा, बाज,
तीरों से भरा तर्कस, कमान, कस्तूरी मृग आदि ये सभी जो है रत्नचंद को क्या दिया करते थे, कर दिया करते थे। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने रत्नचंद तक बात करी थी और इसके बाद की जो आगे की वीडियो है इसको भी मैं पूरा चंदवंश में आपको कंप्लीट कराऊंगा। और अभी कुछ और वीडियोस में डालूंगा। उन वीडियोस में वो आपकी पिक्चराइज वीडियोस हैं जिनमें आपको वीडियो के माध्यम से आप अपने इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। और उन वीडियो को देख के आपको बिल्कुल एकदम पिक्चर की तरह, जैसा आप एक मूवी देखते हैं उन मूवी की तरीके से आपके वो चीज़ें जो है वो वीडियोस जो है वो पिक्चराइज हो जाएगा। शायद आज शाम तक वो, आज रात कल रात तक वो पड़ जाएगा, या क्या पता इस वीडियो से पहले मैं उसी को डाल दूं। तो आप उस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और मैं ये गारंटी, ये दावा करता हूँ कि आपका जो आधुनिक भारत का, सॉरी, हाँ, आधुनिक भारत का जो इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप वो वीडियो अवश्य देखें। आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो पूरा कंप्लीट 6 से 7 घंटे की वीडियो है। आप उसको देखेंगे, आपका अच्छे से बिल्कुल पिक्चराइज करके है वो। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत आगे बहुत सी चीज़ें हैं। अभी मैं बहुत कुछ अभी ला लेके आऊँगा, अभी काफ़ी कुछ करूँगा। अभी आप बस बने रहिए। आप थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा ब्रॉड करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन आप भरोसा रखिए, मैं आपके साथ पूरा इस लॉकडाउन में रहूँगा। आप बेफिक्र होकर मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम तो कभी ना कभी होने ही, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।